इंडियन एयरफोर्स की अपाचे हेलीकॉप्टर्स को देखकर चाइना की तरफ से तिब्बत में अपने जेट 10 हेलीकॉप्टर्स और 35 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। भारत के साथ लद्दाख में हुई फेसअप के बाद चाइना को कैसे खत्म किया जा सकता है ये पता लग चुकी है। चाइना के लाइट टैंक्स को काउंटर करने के लिए भारत को भी एक लाइट टैंक की जरूरत है और इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी HAL की इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर की 83 यूनिट को खरीदा जा सकता है और अगले साल तक जब रशिया अपनी S-500 सिस्टम को लॉन्च करने वाला है उसके बाद सभी 5th जनरेशन फाइटर बेकार होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेकर है और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर में अभी धीरे धीरे दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट होना चालू हो चुका है, लेकिन ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी भी बॉर्डर में काफी वैरायटी के वेपन को डिप्लॉय करके रखा गया है, जिसमें PLS-3 और PLH-11 जैसे सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, PCL-181 व्हीकल माउंटेड हाउजर, HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल, 35 mm के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, टाइप 15 लाइट टैंक और जेट 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया गया है। इन सभी वेपन्स को अभी चाइना की नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन में डिप्लॉय किया गया है, साथ ही साउथ वेस्ट चाइना की कुंघाई सेक्टर में भी इसको डिप्लॉय किया गया है। अब इससे पहले भी ग्लोबल टाइम की तरफ से इनमें से कुछ वेपन जैसे कि PCL-181 और जेट 10 जैसे हेलीकॉप्टर का जिक्र किया गया था, लेकिन अभी मंगलवार को जब भारत की तरफ से अपनी MiG-29 और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर की डे एंड नाइट पेट्रोलिंग के बारे में बात किया गया था, तो उसके बाद चाइना की तरफ से एक साथ इन सभी सिस्टम के डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। इनमें से चाइना अपने जेट 10 हेलीकॉप्टर्स को इंडियन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जबकि उनकी लाइट टैंक ग्राउंड टारगेट के खिलाफ हमला कर सकते हैं। बदले में हमारे पास भी अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन इनको भी काउंटर करने के लिए उन्होंने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को डिप्लॉय कर रखा है। और हमारी बात करें तो हमारे पास भी चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को काउंटर करने के लिए बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर जितने खतरनाक हैं, ठीक उसी तरीके से चाइना के जेट 10 हेलीकॉप्टर भी उतने ही खतरनाक है और ये भी बहुत एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन को कैरी कर सकता है। और अपाची के साथ अगर इनको हेड टू हेड कंपेयर किया जाए तो इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटी आर्मर रोल में यह भी अपाची की तरह 16 एंटी टैंक मिसाइल को कैरी कर सकता है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी अभी इस हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला है और हो सकता है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की अपाची हेलीकॉप्टर को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से अपनी जेट 10 हेलीकॉप्टर को यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा गया है। अगले अपडेट पर जाने से पहले हमारे चैनल को जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब आगे भी ये प्यार बनाए रखने वाले हैं। और जितने भी लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी भी हमारे चैनल में 60% से ज्यादा ऐसे ऑडियंस हैं जो कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आज कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और साथ ही साथ जो नए से सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके है। जैसे कि अभी बॉर्डर में भारत और चाइना के बीच अच्छा खासा बफर जोन बन चुका है और दोनों ही तरफ से ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से थोड़े थोड़े पीछे जा चुके हैं। अब अगर भारत और चाइना के बीच हुई इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करें कि इसमें किसको कितना फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, तो इसमें नुकसान वाला पल्ला चाइना का भारी रहने वाला है। सबसे बड़ा नुकसान जो चाइना को हुआ है वो ये है कि 1979 के बाद चाइना ने पहली बार किसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में अपने जवान खोए हैं। और हालांकि चाइना की तरफ से इसको ऑफिशियली नहीं बताया जाता है, लेकिन ये नंबर काफी बड़ी है। दूसरी तरफ भारत के साथ लद्दाख में झगड़ा करने के बाद चाइना ने अपने सबसे बड़ा मार्केट को खो दिया है और अगर चाइना पूरे दुनिया भर में भी ढूंढेगा तो उसे इंडिया जैसा मार्केट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात करें तो चाइना का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट उनका मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी है और अगर ये नहीं रहेगा तो चाइना भी नहीं रहेगा। और अभी भारत के साथ मतभेद होने के बाद चाइनीज कंपनी भारत की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और किसी भी इंडियन प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे और यहाँ पर चाइना को इकोनॉमिक स्टेज में काफी नुकसान होने वाला है। चौथी पॉइंट की बात करें तो चाइना के ऊपर अभी भारत कभी भी भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट भारत आते थे और हमारे PM चाइना जाते थे और उनके बीच इनफॉर्मल मीटिंग होती थी, उससे भारत और चाइना की संबंध एक पॉजिटिव दिशा में जा रही थी, जो कि हमेशा के लिए अभी टूट चुका है। और अंत में चाइनीज रायते की फैलने की वजह से चाइना के ऊपर पूरे दुनिया भर के सभी बड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर काफी खफा है
और अभी भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद अगर दोबारा वो भारत के साथ जंग करने की कोशिश करते हैं तो इसमें ग्लोबल लेवल में चाइना को कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। और जिस तरीके से भारत ने चाइना का बहिष्कार किया है, ठीक उसी तरीके से अगर बाकी सभी कंट्री भी चाइना का बहिष्कार करने लगते हैं तो चाइना का ये जो अकड़ है ये कुछ ही दिन में ही टूट जाएगा। अगला अपडेट इंडियन लाइट टैंक को लेके है। जैसे कि पहले अपडेट में हमने बात किया था कि लद्दाख में अभी चाइना की तरफ से अपनी लाइट टैंक्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। इस टैंक का नाम ZTQ-15 है और इसमें एक 105 mm का मेन गन लगा हुआ है। इसके बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है, जो कि फायर पावर या फिर आर्मर के मामले में उनसे काफी बेहतर है, लेकिन ये पहाड़ियों के लिए नहीं बने थे और संकरी इलाकों में ये बड़े टैंक जाके फंस सकते हैं और इनको ऑपरेट करने में दिक्कत सामने आते हैं। इसी वजह से भारत के कई डिफेंस एनालिस्ट एक लाइट टैंक को डेवलप करने पर जोर डालते हैं, जिनको स्पेशली लद्दाख या फिर हिमालयन रीजन में डिप्लॉय करने के लिए डेवलप किया जाए। अब इसके लिए 2017 में साउथ कोरिया के साथ बातचीत किया जा रहा था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। अभी कुछ लोगों का मानना है कि हमें DRDO की टाटा केस्ट्रल को भी एक लाइट टैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसे होगा क्या कि हमें एक कंप्लीट लाइट टैंक को डेवलप करने के लिए जितना वक्त लगता है उससे काफी कम वक्त में इसको हम डेवलप कर पाएंगे। टाटा केस्ट्रल की बात करें तो इसको अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सिक्किम में टेस्ट किया गया था और इसकी खास बात यह है कि इसमें अभी जो इंजन लगा हुआ है वो एक 600 HP का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो कि इसे माउंटेन एरिया में ऑपरेट करने के लिए जरूरत से काफी ज्यादा पावर डिलीवर करता है। और इसमें एक 105 mm का मेन गन लगाने के बाद ये एक परफेक्ट तो नहीं लेकिन एक जुगाड़ू लाइट टैंक जरूर बन सकता है। खैर ये तो एक्सपर्ट्स की बात थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि टाटा केस्ट्रल एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है तो इसका स्ट्रक्चर टैंक से काफी अलग है। अब बदले में इसको मॉडिफाई करके अगर हम किसी तरीके से इसमें कैनन को लगा देते हैं तो हमें थोड़ा बहुत फायर पावर जरूर देगा, लेकिन अगर इसको हम आमने सामने की लड़ाई में चाइनीज लाइट टैंक के साथ भिड़ाएंगे तो ये पिट जाएगा। तो ऐसे में ये ना तो एक अच्छी आर्मर पर्सनल कैरियर बन पाएगा और ना ही एक लाइट टैंक बन पाएगा। तो इसका सत्यानाश किए बिना इसको एक आर्मर पर्सनल कैरियर ही रहने देते हैं और अगर बेहतर ऑप्शन की बात करें तो BMP-2 को अगर मॉडिफाई किया जाता है तो वो इससे बेहतर लाइट टैंक बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर एक प्रॉपर लाइट टैंक चाहिए तो उसके लिए अलग से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है टाटा केस्ट्रल से कुछ टेक्नोलॉजी को डिराइव किया जा सके। अगला अपडेट HAL की इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को लेके है। HAL की तरफ से अभी अपनी HJT-36 यानी कि सितारा में स्पिन रिकवरी पैराशूट को इंटीग्रेट किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने के अंत तक इसकी स्पिन रिकवरी ट्रायल शुरू होने वाली है। पिछली बार जब इसको टेस्ट किया गया था तो इसमें कुछ डिजाइन प्रॉब्लम सामने आई थी, जिसको ठीक करने के लिए HAL की तरफ से विल्ले अप्लाइड रिसर्च यानी कि बार को हायर किया गया था। बार के साथ की गई कंसल्टेंसी के बाद सितारा में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, जिनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस मॉडिफिकेशन के बाद इसकी मैन्युअलिटी में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे, लेकिन अभी तक इसकी स्पिन रिकवरी पैराचूट टेस्ट नहीं किया गया था। आखिरी बार इसको पिछले साल 17 अप्रैल को टेस्ट किया गया था और फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें इंटरेस्ट दिखाया गया था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए गए इंटरनल ट्रायल के दौरान ये सभी टेस्ट को क्लियर कर दिया था। और अभी HAL की तरफ से इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को भी बनाकर रखा गया है और इंडियन एयरफोर्स इसकी 83 यूनिट को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जिसके लिए अभी HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच बातचीत किया जा रहा है। साथ ही फ्यूचर में इंडियन नेवी की तरफ से भी इसको खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है और रशिया की तरफ से दो अपडेट है, जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। पहला अपडेट ये कि रशियन डिफेंस फोर्सेस को आने वाले कुछ सालों में S-500 सिस्टम मिलने वाला है। इसके बारे में अभी रशियन डिफेंस ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है ये सिस्टम रशियन फोर्सेस में शामिल होने के बाद रशिया को एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या फिर स्पेस वॉरफेयर में कोई भी काउंटर नहीं कर पाएगा। S-500 सिस्टम को अब इस तरीके से डेवलप किया गया कि ये एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ नियर स्पेस टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए अलग अलग तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और ये सर्विस में शामिल होने के बाद यूनाइटेड स्टेट की थर्ड या फिर पैट्रियट जैसे सिस्टम के साथ साथ सभी 5th जनरेशन फाइटर बेकार होने वाले हैं। अब इनको रशिया 2021 तक ही सर्विस में शामिल करने वाला था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया है। इसके साथ साथ रशिया की तरफ से अभी अपनी T-14 अरमाता टैंक को 2021 तक अपने सभी पोटेंशियल कस्टमर को ऑफर करने की बात की गई है। अब इसमें अगर सबसे बड़ा कस्टमर कोई हो सकता है तो वो भारत है, क्योंकि भारत अभी अपनी FRCB प्रोजेक्ट में T-14 अरमाता टैंक्स को लेने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। इसके पीछे खास वजह यह है कि हमारे ट्रूप्स काफी पहले से ही रशियन टैंक के साथ फेमिलियर हैं और इनको ऑपरेट करना अच्छी तरीके से जानते हैं।
और भले ही यहाँ पर भारत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन रशिया को पता है कि अरमाता टैंक का सबसे बड़ा बायर कोई अगर हो सकता है तो वो भारत है। लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर ये बताया गया था कि जब रशिया की तरफ से सीरिया में T-14 अरमाता टैंक को डिप्लॉय किया गया था तो सीरियन रिबेल्स की तरफ से इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑरिजिन टाओ 2B एंटी टैंक मिसाइल को फायर किया गया था और इसमें अरमाता टैंक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इसको प्रूव करने लायक कोई भी सबूत नहीं है और जिस रशियन मीडिया में ये बात आई थी उनके पास भी कोई एक्चुअल फुटेज मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ये बात सच है तो अरमाता टैंक के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।